आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार। सत्य परमो धर्म। भद्रावती तहसील की बरांज गांव परिसर में मंजूर हो चुके केपीसीएल के बरांज कोयला खदान उद्योग की ओर से प्रकल्पग्रस्तों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाने से खफा आंदोलनकारी शुक्रवार को भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर के नेतृत्व में 30 किलोमीटर पदयात्रा कर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। शुक्रवार सुबह 9 बजे बरांज गांव से निकली ये पदयात्रा शाम को कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां जिलाधिकारी अजय गुल्हाने से प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर विविध मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस समय प्रकल्प पीड़ितों को 140.70 करोड़ रुपए का मुआवजा तत्काल देने की मांग की गई। मांगे पूरी न होने पर खदान को बंद करते हुए इससे उत्खनन की अनुमति को रद्द करने की अपील की गई। जहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में पूर्व केंद्रीय मंत्री अहीर ने बताया कि केपीसीएल को दिए गए बरांज कोयला खदान की पुनर्वास की समस्या आज भी लंबित है। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने उत्खनन की अनुमति दी है। संबंधित उद्योग की ओर से किसानों को अब तक मुआवजा नहीं दिया जा सका है। बकाया वेतन की समस्या को हल नहीं किया जा सका। गांव के पुनर्वास की समस्या भी जस की तस है। इसलिए जिला प्रशासन की ओर से केपीसीएल के बरांज कोयला खान के उत्खनन को अनुमति मिली किसानों के लिए अन्यायकारी है। तत्काल इस अनुमति को रद्द करने की मांग आंदोलनकारियों ने की है। जिला प्रशासन तक प्रकल्पग्रस्त किसानों को 140 करोड़ 70 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल दिलाएं, अन्यथा उत्खनन की अनुमति को 31 मार्च तक रद्द किया जाए। भाजपा नेता अहीर के नेतृत्व में प्रकल्पग्रस्त किसान और भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार की सुबह बरांज के मानूरा फाटा, भद्रावती, सुमठाना, लोणारा, गोड़पेट, ऊर्जाग्राम, ताडाली, मोरवा, पडोली, वरोरा नाका होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक 30 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। इसके बाद जिलाधिकारी को अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। इस समय हंसराज अहीर के अलावा संध्या गुरुनूले, विजय राउत, खुशहाल बोंडे, ब्रजभूषण पाझारे, नामदेव डाहुले, मंगेश गुलवाडे, नरेंद्र जिप्तोड़े, प्रवीण ठेंगड़े, राजू घरोटे, मनीषा ठेंगने, प्रभा गढ़पी, रमेश भुक्या, अंकुश आगलावे, एमपी राव, प्रशांत डाखरे, किशोर गोवारदीपे, गंगाधर कुंटावार, विकास खटी, केतन शिंदे, अफजल भाई, संजय वासेकर, इमरान शेख, गोविंदा बिजवे, उज्ज्वला रणदीवे, वनीता भुक्या, श्रीनिवास इदनूर, संजय ढाकने, सुनील उरकुड़े, राजू गायकवाड़, अर्चना जवतोडे, वनीता असूटकर आदि उपस्थित थे। बरांज फाट्यावरून निघालो। जिल्हा प्रशासनाने कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशनला शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवल्याशिवाय अर्थात प्रकल्पग्रस्तांचे जुने कामगार त्या ठिकाणी काम करणारे त्यांचा प्रश्न सोडवला नाही। प्रथम पुनर्वसन नंतर प्रकल्प हा एक धोरण आहे महाराष्ट्राचं, त्याप्रमाणे गावाचं पुनर्वसन पण केलं नाही बरांजचं आणि मायनिंगसाठी परवानगी दिली। हा शेतकऱ्यांना अन्यायच नाही, महाराष्ट्राचा अपमान आहे। ज्या कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशनला तिथे माईन मिळाली ती मोफत मिळालेली आहे। आजकाल माईन्स ऑक्शन होतात। असं असताना देशात 4 माईन्स मोफत दिल्या आहेत, त्यापैकी कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशन दिलेली आहे। असं असूनही त्या ठिकाणचे 804 शेतकरी जे प्रकल्पग्रस्त आहेत आणि 1000च्या वर लोक त्यांची घरं जात आहेत, ते पुनर्वसनासाठी वाट पाहत आहेत। त्यांचा पैसा दिला नाही। ठरल्याप्रमाणे 2007मध्ये करार झाला होता की 7 नंतर 7 वर्षात म्हणजे 2014पर्यंत या शेतकऱ्यांना आम्ही जमीन देऊ, अर्धी किंवा 5 लाख रुपये देऊ। या 4 लाख रुपये एका एकरला ठरलं होतं। म्हणजे एकूण आज सरकारने कर्नाटक कॉर्पोरेशननी ज्यात महाराष्ट्र सरकारचा 1 पैसा पण द्यायचा नाही आहे, जवळपास 145 कोटी रुपये 70 लाख रुपये द्यायचे आहेत, शेतकऱ्यांना घ्यायचे आहेत। ते न देता 804 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील मुलांना नोकरी द्यायच्या आहेत प्राधान्यानं। नोकरी नसेल तर 5 लाख रुपये द्यायचे आहेत। नोकऱ्या दिल्या नाही, पैसे दिले नाही, मागची थकीत बाकी दिली नाही कामगारांची, गावाचं पुनर्वसन केलं नाही। ठोक गोष्टी सांगतो। तरी पण जिल्हा प्रशासनाने 1 तारखेपासून मायनिंगला परवानगी दिली गेल्या महिन्यात। म्हणजे हे सरकार, हे प्रशासन महाराष्ट्रातील लोकांकरता आहे, जिल्ह्याच्या लोकांकरता जिल्हाधिकारी आहेत, पोलीस अधीक्षक आहेत, जे बंदोबस्त देतात त्या ठिकाणी केपीसीएलला काम करण्याकरता। मग ही मंडळी महाराष्ट्राची नोकरी करतात आणि चाकरी करतात कर्नाटक सरकारची, केपीसीएलची।
हे लोक नोकरी करतात महाराष्ट्राची आणि चाकरी करतात एमटासारख्या एक गुंड प्रवृत्तीच्या कंपनीची, ती मायनिंग कंपनी आहे. अशा धोरणाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध गावातील लोकांनी, सरपंच बाजूला आहेत, जिल्हा परिषद सदस्य बाजूला आहेत, पंचायत समिती सदस्य बाजूला आहेत, सभापती आहेत माझ्यासोबत मोर्चामध्ये त्या भागाचे, गावातले ग्रामपंचायत सदस्य आहेत, सगळे सदस्य आहेत दोन्ही गावचे, बरान मोकाचा आणि बरान चकबरांच. या लोकांनी ठराव घेतला की आमचे प्रश्न सोडवल्याशिवाय मायनिंगला परवानगी देऊ नका. ग्रामपंचायत ठराव, नंतर ग्रामसभेचा ठराव घेतला. तो सर्वात मोठा ठराव असतो गावाकरता. पंचायत राजच्या दृष्टीनं जर विचार केला तर देशामध्ये पंचायत राज आहे. मग तुम्ही ग्रामपंचायतचं ऐकत नाही, आमचं ऐकत नाही आणि म्हणतात की त्या ठिकाणचे संबंधित भागातले जिंकलेले आमदार खासदार म्हणतात की मायनिंगला परवानगी द्या. हे ते खरं बोलले असं मला वाटत नाही. कारण ज्यांची मतं त्यांनी घेतली त्यांच्याकरता त्यांनी काम करायला पाहिजे असं माझं मत आहे. ज्या ते कंपन्यांकरता काम करते तर कुठे चूक करतात. परंतु जिल्ह्यातील अधिकारी म्हणतात, जिल्हाधिकारीने सांगितलं नाही मला, पण जिल्ह्यातले काही अधिकारी सांगतात की आम्हाला मंत्री खासदार आमदारांचं समर्थन आहे परवानगी देण्याकरता. ही चूक आहे. त्याच्याविरुद्ध मी 5-6 बैठकी घेतल्या. 2दा बैठकी कर्नाटक एमटाच्या MDने टाळल्या, आले नाहीत. हा अपमान माझा नाही केला, हा अपमान जिल्हाधिकाऱ्यांचा केला, त्यांनी महाराष्ट्र सरकारचा केला. एक कर्नाटक सरकारचा अधिकारी महाराष्ट्रामध्ये अधिकारी बोलायला येत नाही, हा अपमान कोणाचा झालेला आहे. पण नुकसान शेतकऱ्याचं झालेलं आहे, प्रकल्पग्रस्तांचं झालेलं आहे. हा अपमान आम्ही सहन करणार नाही. आज मी फार सन्मानानं फक्त गावातील सरपंच 2 गावचे, जिल्हा परिषद सदस्य पंचायत समिती सभापती, पंचायत समितीचे उपसभापती आपले ठेंगणे आहेत, प्रवीण ठेंगणे, आमचे किसान आघाडीची मंडळी, सरपंच ताई बाजूला आहेत, दोन्ही सरपंच आले आहेत. एक सरपंच तब्येत खराब झाली, ती घरी आराम करायला गेलेली आहे. आम्ही ही 11 आणि असे 5-7 लोक निघालो पायी. बाकी लोकांनी साथ दिली आम्हाला. आम्ही 20 लोक निघालो, नंतर लोक वाढले त्याच्यात. हे मोर्चा नाही, आंदोलन नाही, हे आमचं पायी चालू निवेदन द्यायचा कार्यक्रम आहे. आता जर ऐकलं नाही, आम्ही प्लॅनिंग करून माईन बंद करू, तारीख घोषित नंतर करू, पण माइनिंग होऊ देणार नाही, हा आमचा निर्धार आहे. थँक्यू. कोरोना के संकट को देखते हुए शुक्रवार को चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिले के जिलाधिकारियों ने आदेश जारी कर नागरिकों को रंग पंचमी और होली दहन के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। चंद्रपुर के जिलाधिकारी अजय गुल्हाने द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस बार रंग पंचमी त्योहार में भीड़ को टालने के लिए जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों, होटल, रिजॉर्ट, खेती, फार्म हाउस, सभागृह, सार्वजनिक और निजी खुली जगहों के अलावा गृह निर्माण संस्था, निवासी इलाके आदि पर रंग पंचमी नहीं मना सकेंगे। रविवार 28 मार्च को सार्वजनिक स्थलों पर होली का दहन करते समय 5 से अधिक व्यक्तियों के जुटने पर पाबंदी लगाई गई है। होली दहन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क का उपयोग आवश्यक है। सार्वजनिक स्थानों पर होली दहन न करने की हिदायत दी गई है। इधर गढ़चिरौली में आगामी रविवार और सोमवार को होली और धूली वंदन ये 2 दिवसीय उत्सव मनाया जाने वाला है, लेकिन राज्य समेत जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर होली उत्सव सादगी से मनाने का आह्वान जिलाधीश दीपक सिंगला ने किया है। इस संदर्भ में शुक्रवार को जारी आदेश में जिलाधीश ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते सभी तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर बंदी लगाई गई है। रंग पंचमी पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आह्वान उन्होंने किया है। वुगुस की मेटल्स कंपनी द्वारा नाकोड़ा समीप बंद पड़ी वेकोली की ओपन कास्ट खदान से अनाधिकृत पानी लेने का मामला गरमाया है। इस मामले में लाइट्स कंपनी पिछले कुछ दिनों से सिंचाई विभाग, वेकोली आदि के रडार पर है। ऐसे में वेकोली ने पिछले सप्ताह एक नोटिस भेजकर कंपनी को जिलाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने की बात कही थी। साथ ही खदान परिसर से निर्माण के यंत्र सामग्री जल्द हटाने को कहा था, लेकिन कंपनी से कोई जवाब नहीं मिलने पर वेकोली ने 26 मार्च को दोबारा नोटिस देकर पुलिस कार्रवाई करने के साथ इंस्टॉलेशन हटाने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि विगत सप्ताह लाइट्स मेटल्स कंपनी ने उपाध्यक्ष को भेजे गए पत्र के माध्यम से कुछ दिनों पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा था। साथ ही चंद्रपुर जिलाधिकारी ने इस संबंध में जारी किया गया नवीनीकरण आदेश भी मांगा था, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई। वेकोली के कार्यालय में भी ऐसा कोई दस्तावेज नहीं पाया गया जो नाकोड़ा माइन से पानी देने संबंधी कोई अनापत्ति दी गई है।
इससे प्रतीत होता है कि कंपनी ने जिलाधिकारी के आदेश का उल्लंघन किया है। इस संबंध में उचित दस्तावेज कार्यालय में पेश करें, नहीं तो खदान परिसर में लगाए गए यंत्र हटा दिए जाएंगे। ये चेतावनी घुग्गुस उपक्षेत्र के उपक्षेत्रीय प्रबंधक ने पत्र के माध्यम से कंपनी को दी थी, लेकिन लाइट्स मेटल्स प्रबंधन द्वारा कोई जवाब नहीं आने पर शुक्रवार को फिर वेकोली प्रबंधन ने नोटिस जारी कर इस मामले में अपराध दर्ज करने और इंस्टॉलेशन हटाने की बात कही है। ज्ञात हो कि लाइट्स मेटल्स कंपनी द्वारा बंद खदान से पिछले 10 वर्षों से अनाधिकृत पानी लेने की शिकायत होने के बाद सिंचाई विभाग ने भी जांच पड़ताल की। उधर कंपनी का कहना था कि जिलाधिकारी से वर्ष 2010 में अनुमति मिली थी, लेकिन वो अनुमति मात्र 6 महीने के लिए ही थी, लेकिन उसके बाद कंपनी द्वारा निरंतर पानी लिया जा रहा था। अस्थायी रूप से यंत्र स्थापित कर दिए थे। विगत दिनों सिंचाई विभाग ने कंपनी को पत्र देकर पाइपलाइन के साथ सभी यंत्रों को 1 माह के भीतर हटाने के आदेश दिए थे। सामाजिक कार्यकर्ता कवि लेखिका विमलताई गाडेकर का शुक्रवार दिनांक 26 तारीख को सुबह 10:30 बजे मुंबई में निधन हो गया। वहीं चंद्रपुर और विदर्भ में कई सामाजिक और साहित्यिक आंदोलनों से निकटता से जुड़े थे। उन्होंने चंद्रपुर में जनता कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम किया है। उन्होंने कई अखबारों द्वारा स्तंभ लेखन किया है। वो अपने पति इंजीनियर भगवान गाडेकर, बेटे डॉक्टर हेमंत गाडेकर, प्रसिद्ध अभिनेता जयंत गाडेकर, मंत्रालय में वरिष्ठ सहायक निर्देशक अर्चना शंभरकर गाडेकर, डॉक्टर मोना पंकज और बड़ा विस्तारित परिवार पीछे छोड़ गई हैं। उनके निधन से एक युग का अंत हुए समान है, क्योंकि वे बेबाकी से अपने विचार रखती थी। उनको मानने और चाहने वालों की संख्या हजारों में थी। उन्होंने न केवल अपने बच्चों को विभिन्न क्षेत्र में शिखर पे पहुंचाया, बल्कि सैकड़ों दूसरे बच्चों को भी जीवन में सफलता हासिल करने योगदान दिया। उनका प्रेम स्वभाव और मीठी वाणी उनकी पहचान थी, जिस वजह से कई लोग अपने आप को उनके करीब पाते थे और जब उन्हें जीवन में एक बड़ा स्थान खाली हुए समान लग रहा है। पार्थशर परिवार की ओर से चंद्रपुर की एक महान महिला विमल गाडेकर को भावभीनी श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी ही एक कविता सुनते हैं। नमस्कार, मी विमल गाडेकर रोजच्यासारखी नवी कविता घेऊन आले आहे। आजच्या कवितेचं शीर्षक आहे एकदा सांग, एकदा सांग। उगीच काही कोणी एवढं आहारी जात नाही, उगीच काही कोणी एवढं आहारी जात नाही। कणभर सोन्यासाठी धुवून घ्यावी नदी, लागतो जसा चळ। कणभर सोन्यासाठी धुवून घ्यावी नदी, लागतो जसा चळ। पिंजताना अक्षरनक्षर शोधायची हवी ती आपल्यासाठी ओळ। पिंजताना अक्षरनक्षर शोधायची हवी ती आपल्यासाठी ओळ। शोधायचे संदर्भ, शोधायचे संदर्भ लावायचे अर्थ, शोधायचे संदर्भ लावायचे अर्थ। हळूहळू पटते ओळख, हळूहळू पटते ओळख। अरे हे तर आपल्यासाठीच सर्व, अरे हे तर आपल्यासाठीच सर्व। प्रेमात आणि वेदनेचे निम्मे हिस्सेदार, प्रेमात आणि वेदनेचे निम्मे हिस्सेदार। कुणाचेही लिहा, कुणाचेही लिहा, वाटे व्हावे आपण मक्तेदार। कुणाचेही लिहा, वाटे व्हावे आपण मक्तेदार। अशी कशी साय साऱ्या शब्दांवर पांघरून द्यावी वाटे, अशी कशी साय साऱ्या शब्दांवर पांघरून द्यावी वाटे। उगीच नाही लागला कवितेचा लळा, उगीच नाही लागला कवितेचा लळा। अभंग झाला अवघ्या आयुष्याचा। अच्छा, कैसा लगा टेस्ट? बढ़िया टेस्ट है और अच्छा है। चंद्रपुर कोरोना की वापसी को देखते हुए विदर्भ इंग्लिश मीडियम ट्रस्टी एसोसिएशन ने विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में शामिल कर उन्हें कोरोना की वैक्सीन देने की मांग की है।
जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में एसोसिएशन ने कहा है कि वर्तमान में कोरोना की वापसी के बीच दिसंबर से कक्षा 5वीं से कक्षा 12वीं तक के स्कूल शुरू हो गए हैं। शिक्षक और कर्मचारी हर रोज विद्यार्थियों के संपर्क में आते हैं। वे फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में कार्य करते हैं। इस कारण इन कर्मचारियों को पहले टीका देना चाहिए ताकि चंद्रपुर जिले के शिक्षकों और कर्मचारियों को कोरोना ना हो पाए और स्कूल का शैक्षणिक कार्य बिना रुके चलता रहे। इसी के साथ विद्यार्थियों को भी टीका लगवाया जाना चाहिए। जिलाधिकारी को ज्ञापन देते समय विदर्भ इंग्लिश मीडियम ट्रस्टी एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष गिरीश चांडक, उपाध्यक्ष सुरेश मालू, कोषाध्यक्ष फ्रांसिस कुमार, महिला संगठन के अध्यक्ष स्मिता जिवतोडे, सदस्य राज पुगलिया, भरत बजाज, विकास कोल्हेकर उपस्थित थे। इस वर्ष खरीफ सत्र के दौरान सरकार द्वारा धान खरीदी प्रक्रिया के दौरान जटिल शर्तें रखने के कारण आधे से अधिक किसान धान बेचने से वंचित हैं। ऐसे में 31 मार्च तक ही धान खरीदी की समयावधि रखे जाने के कारण किसानों को धान बेचने से वंचित रहना पड़ेगा। फलस्वरूप सरकार 2 माह तक धान खरीदी प्रक्रिया की अवधि बढ़ाने की मांग शुक्रवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में घोट क्षेत्र के किसानों ने की है। किसानों ने बताया कि इस धान खरीदी प्रक्रिया में सरकार ने टोकन नंबर, अनुमति पत्र पर किसानों का आधार कार्ड, किसानों का धान खरीदी करते समय फोटो, ऐसे अनेक जटिल नियम रखे हैं। इस कारण अनेक किसानों का धान घर में ही पड़ा है। इधर दूसरी ओर धान बेचने की कालावधि 31 मार्च तक ही होने के कारण अनेक किसानों को धान बेचने से वंचित रहना पड़ेगा। फलस्वरूप सरकार आगामी 2 महीने तक धान खरीदी की समयावधि बढ़ाए, ये मांग किसानों ने की है। संवाददाता सम्मेलन में अरुण अध्ययनकीवर, श्रीचंद उइके, शामराव पोर्ते, विनोद पुरांडे, वसंत दुधबावरे, वासुदेव भोवरे, सीताराम आदि उपस्थित थे। अक्सर विवादों में घिरी रहने वाले महानगर पालिका एक और विवाद में घिर गई है। इस बार आरोप है कि दिल्ली से स्वच्छता संबंधित औचक निरीक्षण करने पहुंची केंद्रीय स्वच्छता कमेटी को खुश करने के लिए मनपा प्रशासन ने शहर के सभी फुटपाथ दुकानों को बंद करा दिया। बीते गुरुवार से यहां की सभी छोटी दुकानें जबरन बंद रखी गई थी। जब तक ये कमेटी चंद्रपुर से नहीं लौटेगी तब तक गरीब और छोटे दुकानदारों की दुकानें बंद ही रहेंगी। मनपा के इस अजीबोगरीब फरमान से दुकानदारों में रोष है। वहीं ऐन होली के त्योहार पर ग्राहकी प्रभावित होने से आर्थिक नुकसान सहना पड़ रहा है। चंद्रपुर शहर को स्वच्छ दिखाने के चक्कर में कमेटी को यहां की सच्चाई से दूर रखने का ये प्रयास सुजान नागरिकों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। ज्ञात हो कि बीते दिनों कोरोना के दूसरे अटैक के बाद संक्रमण को रोकने के नाम पर हर रविवार को लगने वाला साप्ताहिक बाजार मनपा प्रशासन ने बंद करा दिया था, जबकि गोल बाजार और अन्य तरह की सभी दुकानों पर कोई खास पाबंदी नजर नहीं आई। संडे बाजार को बंद कराने के बाद संबंधित छोटे दुकानदारों में मनपा के खिलाफ रोष पनप रहा था। ऐसे में फिर एक बार मनपा का नया फरमान शहर में हजारों छोटे दुकानदारों के लिए मुसीबत बन गया। अमूमन शहर की हर गली चौराहे पर ठेले, खोमचे और नीचे बैठकर विविध वस्तुओं को बेचकर गुजारा करने वाले गरीब दुकानदारों पर मनपा प्रशासन ने निर्माण कर दिया। बीते 1 वर्ष से कोरोना के चलते सभी तरह के व्यापारों में मंदी देखी जा रही है। अब जब होली का त्योहार चंद दिनों की दूरी पर है, ऐसे में मनपा के अड़ियल रवैये से छोटे व्यापारियों में रोष है। होली से संबंधित वस्तुओं की छोटी दुकानें बंद होने से आम ग्राहकों को भी दिक्कतें हो रही हैं। बीते गुरुवार से होली की खरीदारी पर इसका विपरीत असर होने से मनपा प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। वहीं फुटपाथ दुकानदारों के लिए बीते वर्षों में बनी नीति पर अब तक अमल नहीं हो पाया है। स्वच्छता कमेटी से शहर की असली स्थिति छिपाने की मनपा की नीति को लेकर शहरवासी अब चर्चा करने लगे हैं। कल आपकी दुकान बंद थी क्या? जी हाँ, बंद थी। क्यों बंद थी? ये नगर पालिका वालों ने बोले थे 2 दिन बंद रखने को। क्या कारण क्या था? ये तो नहीं मालूम, कोई
ये चेक करने के लिए आ रहे थे साहब लोग, उसके लिए अच्छा। बंद थी। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। प्रदेश सरकार ने अमरावती की धारनी तहसील के हरिसाल में कार्यरत वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या मामले में सख्त कदम उठाया है। सरकार ने दीपाली आत्महत्या मामले में गिरफ्तार अमरावती के चिखलदरा के गोगामल वन्यजीव विभाग के उप वन संरक्षक विनोद शिव कुमार को निलंबित कर दिया है। इस पद की जिम्मेदारी सपना विभाग के उप वन संरक्षक अविनाश कुमार को सौंपी गई है, जबकि अमरावती के मेलघाट वाघ अभ्यारण्य परियोजना के अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्र निदेशक एम रेड्डी को दूसरी जगह पदस्थापित करने की कार्यवाही शुरू की गई है। रेड्डी को दूसरे स्थान पर पदस्थापित होने तक नागपुर कार्यालय में हाजिर रहकर प्रतीक्षा करने को कहा गया है। वहीं रेड्डी के पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी अमरावती के मुख्य वन संरक्षक प्रवीण चौहान को दी गई है। वन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इससे पहले प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर दीपाली आत्महत्या मामले में गिरफ्तार उप वन संरक्षक शिव कुमार को निलंबित करने की मांग की थी। ठाकुर ने इस मामले में अमरावती के जिलाधिकारी शैलेश नेवाल और पुलिस अधीक्षक हरि बालाजी को दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। दीपाली ने अपनी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर बीते 25 मार्च को आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले लिखे अपने पत्र में दीपाली ने चिखलदरा के उप वन संरक्षक शिव कुमार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष चित्रा बाग ने कहा कि दीपाली की आत्महत्या के लिए केवल विनोद शिव कुमार नहीं बल्कि मेलघाट बाघ अभ्यारण्य के परियोजना निदेशक रेड्डी भी दोषी हैं। दीपाली ने रेड्डी से शिव कुमार द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन रेड्डी ने शिव कुमार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिए सरकार को शिव कुमार और रेड्डी दोनों के खिलाफ सदोष मानव वध का मामला दर्ज करना चाहिए। चित्रा ने कहा कि वन विभाग में विशाखा कानून लागू है या नहीं, इसका जवाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को देना पड़ेगा। एक और नगर निगम के खजाने ठंडे पड़े हैं। 37.10 करोड़ रुपए के अपेक्षित राजस्व में से केवल 14.77 करोड़ रुपए ही पिछली बार वसूले गए। वसूली प्रतिशत केवल 40% है। फिर भी शुक्रवार दिनांक 26 को स्थायी समिति के अध्यक्ष रवि असवानी ने एक खाली ताबूत से चंद्रपुर वासियों के सामने विकास की बारिश की है। नगर निगम के रानी हिराई हॉल में बजट बैठक हुई। इस अवसर पर महापौर कंचलारवार, आयुक्त राजेश मोहिते, उपायुक्त विशाल वाघ, मुख्य लेखाधिकारी संतोष कंदेवार, मुख्य लेखा परीक्षक मनोज गोसावी और अन्य समूह नेता उपस्थित थे। सीएमसी की स्थापना के बाद सरकार से 5 साल का वेतन अनुदान प्राप्त हुआ था। हालांकि अब निगम का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक का है, इसलिए सरकार के इस अनुदान को रोक दिया जाएगा। 7वां वेतन आयोग निगम के कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है। परिणाम स्वरूप स्थापना लागतों में भारी वृद्धि हुई है। स्थापना लागत, शहर के विभिन्न घटकों पर विकास व्यय, नागरिकों को प्रदान की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए निगम की आय बढ़ाने के लिए उपाय करना आवश्यक था। हालांकि इस बजट में रवि असवानी ने नई आय उत्पन्न करने के लिए कोई उपाय नहीं किया है। असवानी ने कहा कि इस बजट में चंद्रपुर वासियों पर कोई नया कर बोझ नहीं लगाया गया है। आसवानी ने पार्थशर को बताया कि कुछ पार्षदों द्वारा गलत प्रचार किया जा रहा है। ना ही प्रॉपर्टी टैक्स, ना ही सेप्टिक टैंक शुल्क बढ़ाया गया है। सेफ्टी टैंक पर कोई कर वाढ नहीं हुआ है। जो पहले कर था 1000 रुपये पर टैंकर, अभी भी वही कर रहेगा। सिर्फ इसकी सख्ती से अमलबजानी करेंगे हम लोग, क्योंकि इसके वजह से बीमारियाँ फैल रही है, मलेरिया की बीमारी हो रही है। हर 3 साल में चंद्रपुर में अपनी जनता ने अपनी सेफ्टी टैंक खुद होकर साफ करना चाहिए। मैं जनता से अपील करता हूँ कि आप लोग इसे करेंगे तो आपका स्वच्छ अभियान में चंद्रपुर नंबर 1 पे आएगा। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो चंद्रपुर नंबर 1 पे रहेगा। पुरानी प्रॉपर्टी पे कोई भी टैक्स बढ़ाया नहीं जाएगा। जो नई प्रॉपर्टी है सिर्फ उनका ही टैक्स अंदाज पत्र में लिया गया है कि अंदाजे इतनी रकम आएंगी। इस बेस पे हमने बजट में तरतूद रखी हुई है। पुरानी प्रॉपर्टी पे कोई भी दर वाढ नहीं होंगी, ये मैं स्पष्ट करता हूँ।
वहीं कांग्रेस के नगर सेविका और पूर्व नगर अध्यक्ष सुनीता लोढ़िया ने इसे अपरिपक्व बजट बताया। उन्होंने कहा, न ही इस बजट में नगर निगम की शालाओं के लिए, न ही वडगांव की शमशान भूमि के लिए कोई प्रावधान है और अमृत योजना से बिना पानी टैक्स बढ़ाए शुल्क कैसे बढ़ेगा, ऐसा भी प्रश्न उपस्थित किया। नमस्कार। काल आमच्या महानगरपालिकामध्ये महानगरपालिकेचं वार्षिक आर्थिक बजेट मंजूर झालं 350 कोटी रुपयांचं। मला आश्चर्य वाटतंय की एवढं मोठं बजेट मंजूर करत असताना आमच्या ज्या महानगरपालिकेमध्ये प्राथमिक शाळा आहे या शाळांवर काम व्हायला हवं, कारण की आम पब्लिकची मुलं, आम जनताची मुलं, गरिबांची मुलं आजही मराठी प्राथमिक महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये जातात। तेवढ्या मोठ्या बजेटमध्ये सभापतींनी किंवा महापौरांनी शाळांच्या उत्थानासाठी, त्याचा अभ्यासाचा आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याकरिता कुठलाही 1 रुपया निधी ठेवलेला नाही, त्यावर आमचा आक्षेप आहे। त्या व्यतिरिक्त चंद्रपूर शहरामध्ये महानगरपालिका होऊन दुसरं टर्म संपायला आलं, अजूनही महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये फक्त आणि फक्त एकमेव स्मशानभूमी आहे। आमची वारंवार सभागृहामध्ये मागणी आहे की वडगावला एक हायटेक विद्युत दाहिनी 2 करोड रुपये मागच्या वेळेस बजेटमध्ये ठेवण्यात आले होते, पण या वर्षीच्या बजेटमध्ये 1ही रुपया स्मशानभूमीसाठी ठेवला गेलेला नाही। तर चंद्रपूर शहरामध्ये चांगल्या स्मशानभूमी व्हाव्यात, त्यासाठी निधी ठेवावा अशी आमची मागणी आहे। त्या व्यतिरिक्त रवि आसमानी ने इस बजट को विशेष बताते हुए इसे घूमता अस्पताल और अभ्यासिका का विशेष प्रावधान है, ऐसा बताया। कल महानगरपालिका का पहला बजट मेरे हाथ से पेश हुआ। मैं रवि धर्मराज आसवानी, सभापति नगरपालिका चंद्रपुर। मैंने पहले बजट पेश करते हुए जनता के हित में कोई कर वाढ़ नहीं होगा, कोई टैक्स बढ़ोतरी नहीं होगी। लोग जो अविश्वास डाल रहे लोग हमारे ऊपर, जैसे पप्पू भैया देशमुख ने बोला है कि कर वाढ़ होगा, ऐसा जनता के ऊपर कोई कर का वाढ़ नहीं होगा, ये मैं आपसे साफ करता हूँ। दूसरा, मैंने चंद्रपुर जनता के हित में एक नया उपकरण लाया हूँ, फिरते रुग्णालय, जिसमें आपके घर तक जो बुजुर्ग 60 से 50 साल के हैं, आपके घर तक हमारे 2 एम्बुलेंस आएंगी, 2 डॉक्टर बैठ के आएंगे, आपका घर में ही इलाज होगा। ये मैंने एक नया संकल्प लाया हूँ चंद्रपुर की जनता के लिए। दूसरा, मैंने एक संकल्प लाया हूँ कि अभ्यासिका, जो बच्चे अपने यूपीएससी IAS की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने अभ्यासिका का लिए एक स्पर्धा परीक्षा के लिए 50 लाख रुपये प्रस्तुत किया हूँ। चंद्रपुर की जनता के हित में ही बजट बनाऊंगा। जो चंद्रपुर की जनता ने मुझे प्यार दिया है, मैं वो प्यार को कभी उस पर खरा उतरूंगा, कभी खराब होने नहीं दूंगा। मैं जनता से अपील करता हूँ कि किसी की बातों पे ना आए। चंद्रपुर में आपके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं बढ़ेगा।